कोई एक रात में किसी बड़े बिजनेस टाइकून को बर्बाद कर सकता है? बिना किसी जंग के, बिना एक भी गोली चलाए? सिल्वर ग्रे स्टार पर लौटते ही किन तियान ने यही कर दिखाया। युआनशान ग्रुप ने सोचा था कि वो किन तियान के दोस्तों को डराकर उनका बिजनेस हड़प लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने सीधे मौत को दावत दे दी है। एक तरफ जहां किन तियान ने हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के साथ मिलकर अपना नया साम्राज्य लिंगफिंग कंपनी शुरू की, वहीं दूसरी तरफ उसने युआनशान ग्रुप के सारे वेयरहाउस एक ही रात में खाली कर दिए। रातों रात करोड़ों का माल हवा में गायब। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब किन तियान के हाथ लगा एक रहस्यमयी पौधा। एक ऐसा पौधा जिसने टियर 3 स्पिरिट बीस्ट का खून चूस लिया और किन तियान की अपनी वाइटैलिटी निगलने लगा। क्या है इस पौधे का राज? क्या किन तियान इसे कंट्रोल कर पाएगा या ये उसे ही खत्म कर देगा? और जब युआनशान ग्रुप दिवालिया होने की कगार पर है, तब किन तियान का अगला वार क्या होगा? अगर आपको ऐसी स्टोरीज पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, वरना नेक्स्ट पार्ट मिस हो जाएगा। हम यहाँ हर दिन कुछ नया और क्रेजी लेकर आते हैं, तो इस वाइब का हिस्सा बनने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। डिस्क्लेमर, ये कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है और सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से लिखी गई है। इस कहानी के सभी कैरेक्टर, नाम, जगह और घटनाएं लेखक की कल्पना है। अगर कहानी का कोई भी हिस्सा किसी जीवित या मृत व्यक्ति, किसी असली घटना या किसी संस्था से मिलता जुलता लगता है, तो इसे महज एक कोइंसिडेंस समझा जाए। हमारा इरादा किसी भी जाति, धर्म, कम्युनिटी, संस्था या किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को हर्ट करना या किसी का अपमान करना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस कहानी को खुले दिमाग से सुनें और सिर्फ मनोरंजन के तौर पर लें। यह कहानी सिर्फ 18 साल से ऊपर दर्शकों के लिए है। इसमें एक्शन, हिंसा, डार्क थीम्स और इंटेंस सीन शामिल हो सकते हैं, जो कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। ये पूरी तरह फिक्शनल है और इसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। अगर आप 18 साल से कम हैं, तो कृपया इसे न सुनें। एपिसोड 201, एल्फ स्टार से विदाई। तैयारियां कैसी चल रही हैं? किन तियान ने फेंग मोचुआन की तरफ देखा। फेंग मोचुआन बोला, पहली खेप पूरी तरह पैक हो चुकी है। कल स्पेसशिप से सिल्वर ग्रे स्टार भेज दी जाएगी। गुड। किन तियान ने सिर हिलाया। एल्फ रेस और इंसानों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका था और फ्री ट्रेड पोर्ट का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। फिलहाल मैनेजमेंट काफी लूज था। बस ट्रांसपोर्ट फीस दो और सिक्योरिटी चेक करा लो, माल आराम से स्पेसशिप पर चढ़ जाता था। लेकिन आगे चलकर पोर्ट से सामान बाहर ले जाने के लिए कस्टम डिक्लेरेशन और टैक्स जरूर लगेगा। कंपनी का क्या? किन तियान ने फिर पूछा। फेंग मोचुआन बोला, मैंने अपने नाम से ट्रेडिंग कंपनी रजिस्टर कर ली है। रजिस्ट्रेशन सिल्वर ग्रे स्टार पर है। लेकिन बॉस, उसके चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलक गई। मुझे बिजनेस ऑपरेशन की समझ नहीं है। ये माल कैसे बेचना है, किसे बेचना है, कितने में बेचना है, सच कहूं तो कुछ भी क्लियर नहीं है। ये सुनकर किन तियान की आंखों में हल्की चमक आई। फेंग मोचुआन आखिर एक मर्सनरी था। मर्सनरी पैसे लेकर मिशन पूरा करते हैं। स्काउटिंग, आर्म्ड एस्कॉर्ट, फाइट, किलिंग सब ठीक है, लेकिन बिजनेस करना उनका फील्ड नहीं। जरा सी गलती में पूरा का पूरा ठगा जा सकता है। लगता है एक काबिल मैनेजर चाहिए। इसी वक्त किन तियान के दिमाग में किसी का ख्याल आया। ठीक है, अभी टेंशन मत लो, पहले माल सिल्वर ग्रे स्टार पहुंचा दो, सेल्स का मैं देख लूंगा। ओके। फेंग मोचुआन ने सिर हिलाया। साइड में खड़ा लीची ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे साफ पता था कि इस ट्रेडिंग कंपनी का फ्यूचर कितना बड़ा है। भले ही हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स सिर्फ मास्टर का व्हाइट ग्लव हो, फिर भी इससे उन्हें अकल्पनीय दौलत और डेवलपमेंट मिलने वाली थी। लेकिन जलने से क्या फायदा? कम से कम हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स एक पूरी फोर्स थी, 100 से ज्यादा स्पिरिचुअलिस्ट और सुपर पावर यूजर। उनका लीडर फेंग मोचुआन खुद टियर 6 सिल्वर लेवल ब्लड लाइन तक पहुंचने वाला था, और वो खुद अकेला था। न बैकिंग न टीम। मास्टर उससे ऐसा काम करवाए, इसकी उम्मीद कम ही थी। हालांकि उसे भरोसा था कि मास्टर पैसा कमाएगा तो उसे भी खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। मगर फंडिंग और खुद का बिजनेस चलाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी वजह से उसका इंटेलिजेंस और असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के सामने फीका पड़ जाता था। सच में फ्रस्ट्रेटिंग था। तुम लोगों को कुछ कहना है? किन तियान ने हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के कोर मेंबर्स की तरफ देखा। नहीं बॉस, हमें कोई दिक्कत नहीं। जैसा आप कहें। वाइस लीडर शूजे और बाकी लोगों ने तुरंत सिर हिला दिया, लेकिन उनके दिल के अंदर इमोशंस काफी कॉम्प्लेक्स थे। शुरुआत में जब लीडर ने बताया था कि वो नाइट डेमन अपोस्टल बन चुका है, लगभग ब्लड सर्वेंट जैसा, और उसका मास्टर वही किन तियान है जिसने उसकी जान बचाई थी, तब सबको लगा था जैसे आसमान टूट पड़ा हो। पहला रिएक्शन यही था कि कहीं किन तियान ने मजबूरी का फायदा तो नहीं उठाया। यहां तक कि ये भी शक हुआ कि वो एक्सीडेंट खुद किन तियान की साजिश तो नहीं था। लेकिन लीडर ने वक्त रहते सबको समझाया। उसने बताया कि नाम की आजादी भले कम हुई हो, लेकिन बदले में उसे जो मिला है वो अकल्पनीय है। सिल्वर लेवल नाइट डेमन ब्लड लाइन। सिल्वर लेवल ब्लड लाइन। ये बात सुनकर सब शॉक्ड थे।
इतनी कीमती ब्लड लाइन लीडर को मिल गई थी। और जब उसने अपने नाइट डेमन विंग्स फैलाकर भयानक ताकत दिखाई, तब सबको लगा कि शायद ये डील इतनी भी बुरी नहीं है। जब लीडर के पास सिल्वर लेवल ब्लड लाइन है, तो किन तियान जैसा अपर रैंक ब्लड लाइन होल्डर जरूर गोल्डन लेवल ब्लड लाइन वाला होगा। और ये सब जानते थे कि गोल्डन लेवल ब्लड लाइन वाले अक्सर अकेले नहीं बल्कि फैमिली फॉर्म में होते हैं। इसका मतलब था कि हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स को एक गोल्डन लेवल फैमिली की बैकिंग मिल गई है। थोड़ी आजादी गई, लेकिन सपोर्ट आ गया। सबकी बस एक ही चिंता थी, कहीं बॉस किन तियान उन्हें डिस्पोजेबल पॉन की तरह इस्तेमाल न करे। लेकिन रियलिटी ने साबित कर दिया कि वो ज्यादा सोच रहे थे। बॉस ने न सिर्फ उन्हें बेवजह ऑर्डर नहीं दिए, बल्कि सीधे सोने का पहाड़ उनके सामने रख दिया। एक एक्सक्लूसिव एजेंसी बिजनेस जिसकी वैल्यू कम से कम दसियों अरब बल्कि सैकड़ों अरब तक जा सकती थी। सच कहें तो अब तक उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी किस्मत उनके सिर पर आ गिरी है। उनका बॉस इतना दरियादिल था कि समझ से बाहर। किन तियान के यंग और हैंडसम चेहरे को देखते हुए उनके दिल से बस एक ही आवाज निकल रही थी, बॉस लॉयल्टी। ट्रेडिंग कंपनी का मामला फिलहाल यहीं खत्म हुआ। बाकी डिटेल्स सिल्वर ग्रे स्टार लौटकर डिस्कस होंगी। ओल्ड मो, तुम्हारी कल्टीवेशन टेक्निक और मार्शल टेक्निक की तैयारी कैसी है? टियर 6 कब ब्रेक करोगे? किन तियान ने पूछा। फेंग मोचुआन बोला, बॉस मार्शल टेक्निक तो आसान है। मैंने कुछ मिलियन खर्च करके 2 ब्रॉन्ज लेवल डार्क एलिमेंट टेक्निक ले ली हैं। लेकिन कल्टीवेशन टेक्निक मिलना मुश्किल है। नाइट डेमन ब्लड लाइन होने के बावजूद मैं सिल्वर लेवल टेक्निक ही चाहता हूँ। हाई लेवल पर पहुंचने के बाद टेक्निक बदलना बहुत मुश्किल होता है और ढेर सारी प्रॉब्लम लाता है। इसलिए लोग टियर 6 से पहले ही, चाहे सब कुछ बेचना पड़े, हाई लेवल टेक्निक लेने की कोशिश करते हैं। समझ गया। किन तियान ने टेबल पर उंगली थपथपाई। मार्केट में सिल्वर लेवल टेक्निक और मार्शल टेक्निक मिलना सच में मुश्किल है, चाहे पैसे हों। मिलिट्री पॉइंट से ली गई टेक्निक फ्री में सिखाई नहीं जा सकती, वरना सिल्वर लेवल डार्क टेक्निक कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, आराम से ढूंढते रहो। जब कंपनी अच्छा पैसा कमाने लगेगी तब शायद नए चैनल मिल जाएं। मैं भी नजर रखूंगा। फेंग मोचुआन हंस पड़ा। थैंक यू बॉस। उसे पता था कि सिल्वर लेवल टेक्निक मिलना आसान नहीं। अगर आधे साल में नहीं मिली तो वो ब्रॉन्ज लेवल डार्क टेक्निक पर ही शिफ्ट कर लेगा। क्वालिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन टियर 6 ब्रेक करना ज्यादा जरूरी था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सब लोग तैयारी करो, कल सिल्वर ग्रे स्टार लौटेंगे। यस। अगली सुबह एक बड़ा पैसेंजर जेट ट्री हाउस के सामने आकर रुका। किन तियान अपना लगेज लिए खड़ा था। उसके चारों तरफ लोग जमा थे। एल्फ प्रिंसेस, एल्फ एल्डर्स, विनोया, ईस्टर्न क्लाउड सी और वो जिसे मिस करना नामुमकिन था, एलन। सब लोग, मैं जा रहा हूँ। किन तियान ने हाथ हिलाया। उसकी नजर कुछ सेकंड के लिए एलन पर रुकी और वो मुस्कुराया। छोटे बदमाश, मैं जा रहा हूँ। कुछ कहना नहीं है? एलन ने ठुड्डी उठाई और कैजुअली बोला, कुछ खास नहीं। हाँ, अगर कभी किसी से पंगा ले लिया और भागने की जगह ना मिली तो वापस आ जाना, मैं संभाल लूंगा। किन तियान हंस पड़ा। तो फिर स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेरे दुश्मन काफी खतरनाक हैं। समझ गया, प्रॉब्लम क्रिएटर। एलन ने मुंह फुलाया। मैं चलता हूँ। किन तियान ने हाथ हिलाया और प्लेन में चढ़ गया। जैसे ही केबिन डोर बंद होने वाला था, पीछे से तेज आवाज आई, भाई तियान। किन तियान ने मुड़कर देखा। एलन हाथ हिला रहा था। उसकी जेम जैसी आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। सेफ जर्नी। किन तियान के चेहरे पर स्माइल आ गई। छोटे बदमाश, अलविदा। एपिसोड 202 सेलेस्टियल पनिशमेंट, 9 स्ट्राइक्स और डार्क प्रिजन डेमन सप्रेसिंग फिस्ट। स्पेसशिप रवाना हुआ। पोर्ट होल के बाहर स्पेस गहरी और डार्क थी। शुरू में देखने में शानदार, लेकिन थोड़ी देर बाद बोरिंग। किन तियान बेड पर लेटा एल्फ स्टार से मिले फायदों का हिसाब लगा रहा था। सबसे पहले टैलेंट, बारबेरिक डोमिनेटर बॉडी, ब्लडथर्स्टी फ्रेंजी और वायलेंट ऐप बॉडी मिलकर ऑरेंज टैलेंट डेसोलेट बैटल बॉडी बने। प्लांट एसिमिलेशन और स्पिरिट एसेंस हीलिंग एबिलिटी मिलकर ऑरेंज टैलेंट सॉवरन ऑफ द वर्डेंट वाइल्ड्स बने। एब्सोल्यूट गन मास्टरी इवॉल्व होकर पर्पल टैलेंट सॉइल ऑफ द गन गॉड बना। बर्निंग एम्बर्स क्रिटिकल स्ट्राइक इवॉल्व होकर पर्पल टैलेंट सेलेस्टियल डेस्टिनी क्रिटिकल स्ट्राइक बना। सैंड कंट्रोल इवॉल्व होकर ब्लू टैलेंट सैंडस्टॉर्म कंट्रोल बना। किल्स से नए टैलेंट मिले। आई ऑफ फियर पर्पल, इविल डेमन सोल्जर पर्पल, चार्म एंड फॉल ब्लू, डार्क ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक ब्लू, थंडरवुल्फ ब्लड लाइन ग्रीन। कुल मिलाकर टैलेंट लेवल में जबरदस्त जंप आया था। स्पिरिचुअल एनर्जी की बात करें तो एल्फ स्टार आने वक्त वो टियर 3 था, अब टियर 4 3 स्टार पर पहुंच चुका था। एक महीने से थोड़े ज्यादा वक्त में पूरा एक टियर पार। आम लोगों के लिए ये सोच से बाहर था। आखिर में इवोल्यूशन पॉइंट्स। इस एक महीने में अनगिनत डार्क क्रीचर उसके हाथों मरे। इवोल्यूशन पॉइंट्स पागलों की तरह बढ़े। सॉवरन ऑफ द वर्डेंट वाइल्ड्स को अपग्रेड करने में 5 लाख खर्च करने के बाद भी 2,76,000 बचे थे, और ये तो सिर्फ ताकत बढ़ाने का हिस्सा था। इसके अलावा उसने इविल गॉड का कर्ज हटाया,
एल्फ किंग सेरेनेरियल को भाई बनाया, फेंग मोचुआन और हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स को अपने अंडर लिया और अरबों का बिजनेस भी सेट किया। क्या फसल मिली है? किन तियान हल्की सांस छोड़ते हुए बुदबुदाया। एल्फ स्टार की जर्नी स्मूथ रही, लेकिन आगे अभी बहुत कुछ बाकी था। सिल्वर ग्रे स्टार लौटते ही सबसे पहले कंपनी को सही ट्रैक पर लाना था। प्रोसीजर पूरे करने थे और एक काबिल बिजनेस टैलेंट ढूंढना था जो मार्केट एक्सपैंड कर सके। फाइनेंस, लॉ और पीआर के लोग भी चाहिए थे। पैसे होंगे तो लोग मिल ही जाएंगे। इन सब के साथ कल्टीवेशन भी ढीला नहीं छोड़ सकता था। गोल्डन लेवल कल्टीवेशन टेक्निक 9 नेदर थंडर ब्रिलियंस टेक्निक उसके पास पहले से थी। ये उसे बहुत आगे तक ले जाने के लिए काफी थी, लेकिन मार्शल टेक्निक अपग्रेड करना जरूरी था। ब्लैक आयरन लेवल थंडरबोल्ट सेबर, 9 फोल्ड थंडर फ्लैश और बोन इरोडिंग हैंड अब उसके लेवल के फाइट के लायक नहीं थे। अच्छी बात यह थी कि उसके पास 7 लाख से ज्यादा मिलिट्री पॉइंट बचे थे। सिल्वर लेवल मार्शल टेक्निक लेने के लिए काफी। स्पेसशिप में और कुछ करने को नहीं था तो उसने मिलिट्री डिपार्टमेंट का ऑनलाइन मॉल खोल लिया। पूरा दिन देखने के बाद उसने फाइनल डिसीजन लिया। 9 फोल्ड थंडर फ्लैश असल में सिल्वर लेवल टेक्निक थी। पहले उसके पास सिर्फ 3 स्टेज थे, अब बाकी 6 भी ले लिए। खर्च हुए 26,000 मिलिट्री पॉइंट। सेबर के लिए उसने थंडर एलिमेंट की सिल्वर लेवल टेक्निक चुनी, सेलेस्टियल पनिशमेंट 9 स्ट्राइक्स। ये टेक्निक टियर 8 पावर हाउस शाओ झेन्युए ने बनाई थी। हर मूव में थंडर की बेकाबू और शार्प ताकत भरी हुई थी। चलने पर आसमान जमीन हिल जाए। तलवार थंडर में लिपटी रहती, जैसे समुद्र से ड्रैगन निकल आया हो। इसमें 9 मूव थे: थंडरबोल्ट स्लैश, थंडर शैडो फ्लैश, रोलिंग थंडर ब्रेक, सर्पेंट बोल्ट थ्रस्ट, थंडर शॉक बर्स्ट, थंडर शॉक बर्स्ट, थंडर विंग सोअर, थंडर एनिहिलेशन और सेलेस्टियल पनिशमेंट जजमेंट। कीमत थी 30,000 मिलिट्री पॉइंट। फिस्ट टेक्निक के लिए उसने डार्क एलिमेंट चुना, डार्क प्रिजन डेमन सप्रेसिंग फिस्ट। ये टेक्निक टियर 9 पावर हाउस यांग मिंग ने बनाई थी। हर पंच में डार्क ट्रूथ और डेमन सप्रेसिंग पावर भरी थी। पंच पड़ते ही ऐसा लगता जैसे अंधेरी जेल बन गई हो और हजारों ईविल घोस्ट चीख रहे हों। इसमें सिर्फ 3 मूव थे: डार्क प्रिजन हेवन प्रिजन, डेमन शैडो शैटरिंग वॉइड और डेमन सप्रेसिंग सेलेस्टियल पनिशमेंट। सिर्फ 3 मूव होने के बावजूद इसकी कीमत 40,000 मिलिट्री पॉइंट थी। सिल्वर लेवल बॉडी, सेबर और फिस्ट टेक्निक टियर 6 या 7 तक के लिए काफी थे। क्राउड अटैक के लिए उसने 2 ब्रॉन्ज लेवल मैजिक भी लिए, डार्क बाइंडिंग टेक्निक और सेलेस्टियल थंडरफॉल। कुल मिलाकर 1,04,000 मिलिट्री पॉइंट खर्च हुए। 6,20,000 अभी भी बचे थे। वो मुस्कराया। सब खर्च कर देना मुमकिन भी नहीं था। आखिर ये पॉइंट्स उसने जान जोखिम में डालकर कमाए थे। अगर उसने इविल गॉड एरे को पहले से न रोका होता तो पूरा कॉन्टिनेंट ब्लड सैक्रिफाइस बन चुका होता। कल्टीवेशन शुरू। फाइल्स उसके पर्सनल स्टोरेज में ट्रांसफर हो गईं। स्पेसशिप छोटा था, प्रैक्टिस की जगह नहीं थी, लेकिन एनर्जी फ्लो समझने के लिए काफी था। खाना, सोना, कल्टीवेशन और टेक्निक स्टडी, यही उसकी डेली रूटीन बन गई। आधे महीने बाद आखिरकार वो सिल्वर ग्रे स्टार पहुंच गया। स्पेसशिप से उतरते ही सॉफ्ट धूप उस पर पड़ी। किन तियान ने दूर आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अगला कदम अपने साम्राज्य की नींव रखना था। एपिसोड 203 एज्योर वुड स्टार रियल्म जीनियस टूर्नामेंट। ऑफिसर, मैं वापस आ गया हूँ। हाहा, किन तियान सेफ वापस आने पर बधाई। वीडियो में यानछिंग के चेहरे पर स्माइल थी। जिस दिन किन तियान ने इविल गॉड का कर्स सॉल्व किया था, उसी दिन उसने तुरंत यानछिंग को गुड न्यूज दे दी थी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इतनी जल्दी हैंडल करने पर यानछिंग सच में हैरान था। एक तरफ वो किन तियान की काबिलियत को एडमायर कर रहा था, दूसरी तरफ दिल से उसके लिए खुश भी था। इसके बाद किन तियान ने एल्फ स्टार पर कुछ वक्त रुकने की परमिशन मांगी थी ताकि एल्फ रेस के अंदर चल रहे इंटरनल झगड़ों को पूरी तरह खत्म किया जा सके। यानछिंग ने बिना सोचे हाँ कर दी थी और बस उसे सेफ रहने की याद दिलाई थी। अब किन तियान सिल्वर ग्रे स्टार लौट चुका था और पहली फुर्सत में यानछिंग को रिपोर्ट कर रहा था। लेकिन वीडियो के पीछे जो मेटल वाली दीवार दिख रही थी, उससे साफ लग रहा था कि यानछिंग इस वक्त किसी स्पेसशिप पर था। किन तियान, मैं अभी मिशन पर हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। यानछिंग बोला, अभी थोड़ा रेस्ट ले लो। अगर मेरी साइड पर कुछ गड़बड़ हुई तो शायद मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। किन तियान मुस्कराया, जब भी बुलाओ मैं हाजिर हूँ ऑफिसर। कॉल कट होने के बाद किन तियान खिड़की के पास खड़ा हो गया। वो ईगल मिलिट्री एकेडमी के अपने डॉम में वापस आ चुका था। समर वेकेशन चल रहा था और नया सेमेस्टर शुरू होने में अभी टाइम था, इसलिए पूरा कैंपस शांत पड़ा था। आसपास कोई खास इंसान नहीं दिख रहा था। हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स बिजनेस कंपनी के सारे काम देख रहे थे। ऑफिस स्पेस लेना, वेयरहाउस लीज करना, स्टाफ हायर करना, ये सब काम किन तियान ने उन्हीं पर छोड़ दिए थे। फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मार्केटिंग। थोड़ा सोचने के बाद किन तियान ने एक नंबर डायल किया। हेलो शाओपोंग, ट्रिप से वापस आ गए क्या? भाई तियान, 1 हफ्ते पहले ही लौटे हैं। परफेक्ट, आज शाम तुम तीनों को डिनर में करवाऊंगा।
अरे भाई तियान, ऐसा मत बोलो, ट्रीट तो हमारी बनती है, बस बता दो कहाँ खाना है। दूसरी तरफ से शाओपांग की एक्साइटेड आवाज आ रही थी, पुराने वाले रेस्टोरेंट में, शाम 7 बजे, लेट मत होना। ओके, कॉल कट हो गया। ये कॉल शाओपांग यानी झू तियानियो को की गई थी। किन तियान को याद था कि शाओपांग का परिवार जड़ी बूटी के बिजनेस में था, उसके पास एक्सपीरियंस भी था और कस्टमर रिसोर्स भी। अगर शाओपांग की उम्र थोड़ी और होती तो किन तियान उसे सीधा जनरल मैनेजर बना देता। लड़का स्मार्ट था, तेज दिमाग वाला, बिजनेस की समझ थी और मौके पर सही चाल चलना जानता था। पैसे के मामले में वो उन अमीर सेकंड जनरेशन बच्चों जैसा नहीं था जो दिल खोलकर खर्च करते हैं। उसे पता था कि पैसा धीरे धीरे जोड़ना पड़ता है और हर हिसाब सोच समझकर करना चाहिए। नॉर्मल लाइफ में ये थोड़ी कंजूसी लग सकती है, लेकिन बिजनेस में यही सबसे जरूरी क्वालिटी होती है। वाजिब प्रॉफिट से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। रात हो गई। प्राइवेट रूम के अंदर शाओपांग, हुआंग शाओजिया और शियोंगांग काफी देर से वेट कर रहे थे। भाई तियान। जैसे ही किन तियान अंदर आया, तीनों तुरंत खड़े हो गए। चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। लगता है मैं लेट हो गया, किन तियान मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, अभी 7 भी नहीं बजे। शाओपांग ने चेयर खींचकर किन तियान को बैठाया और मेन्यू उसकी तरफ बढ़ाया। भाई तियान, जो मन हो ऑर्डर करो। किन तियान ने कुछ सिग्नेचर डिश ऑर्डर किए। वेटर के जाने के बाद उसने पूछा, एज्योर वुडस्टार की ट्रिप कैसी रही। समर वेकेशन के दूसरे दिन ही वो तीनों एज्योर वुडस्टार चले गए थे। लगभग 3 महीने बाद नए सेमेस्टर से ठीक पहले लौटे थे। किस्मत अच्छी थी कि इस वजह से वो इविल गॉड सैक्रिफाइस से भी बच गए। भाई तियान, एज्योर वुडस्टार तो सच में सपने जैसा है। ये बोलते हुए हुआंग शाओजिया की आंखें चमकने लगीं। वो वैसे ही काफी बातूनी थी। वहां ज्यादातर घर कंक्रीट के नहीं होते, बड़े बड़े पेड़ों पर बने ट्री हाउस होते हैं। एनवायरनमेंट इतना बढ़िया कि रोज चिड़ियों की आवाज और फूलों की खुशबू के साथ नींद खुलती है। रास्ते में अजीब अजीब पौधे और जानवर दिखते हैं, लेकिन इंसानों के साथ बहुत फ्रेंडली होते हैं। कभी कभी तो खुद फल तोड़कर खिला देते हैं। लगभग हर शहर में अपना एक बड़ा इको पार्क होता है। हमने टियर 8 ग्रीन ड्रैगन भी देखा, असली वाला। मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है। वो लगातार फोटो और वीडियो दिखाने लगी। किन तियान अभी एल्फ स्टार से लौटा था, फिर भी एज्योर वुडस्टार की खूबसूरती देखकर वो भी इंप्रेस हो गया। कोई हैरानी नहीं कि ये एज्योर वुडस्टार रियांग का मेन स्टार था और डोंगफोंग क्लैन का बेस। सब कुछ परफेक्ट है, बस खर्चा बहुत ज्यादा है। हुआंग शाओजिया ने आह भरी। हाँ। शाओपांग और शियोंगांग ने भी दर्द भरे चेहरे के साथ सिर हिला दिया। अगर इन तीनों अमीर बच्चों को भी महंगा लग रहा था तो सच में खर्चा आसमान छू रहा होगा। असल में इसकी एक बड़ी वजह है। शाओपांग ने बात पकड़ी। एज्योर वुडस्टार रियल्म का जीनियस टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। हर क्लैन के एलीट, मीडिया, बिजनेस वाले और देखने वाले सब वहीं पहुंच रहे हैं। इसी वजह से खर्चा बढ़ गया है। जीनियस टूर्नामेंट? किन तियान ने पहली बार ये नाम सुना था। शाओपांग हैरान हुआ। भाई तियान, आपको नहीं पता, ये साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। डोंगफोंग क्लैन यंग और टैलेंटेड स्पिरिचुअलिस्ट को चुनता है। पहले सिलेक्शन, फिर उन्हें एक आइलैंड पर चैलेंज दिए जाते हैं। आखिर में रिंग फाइट से टॉप 10 चुने जाते हैं और एक अल्टीमेट जीनियस निकलता है। पूरा टूर्नामेंट लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, कोई भी फ्री में देख सकता है। इनाम भी जबरदस्त होते हैं, हाई ग्रेड एलिक्सिर, ट्रेजर मटेरियल, वेपन और बहुत कुछ। ऊपर से एड्स और इकोनॉमिक बेनिफिट। डोंगफोंग क्लैन तो पहले ही मोटा कमा चुका है। शाओपांग बात चाहे किसी भी चीज पर करे, आखिर में पैसा वहीं आ जाता था। यही वजह थी कि किन तियान उसे इतना पसंद करता था। वो भले बड़ा फाइटर न बने, लेकिन फ्यूचर में जरूर एक टॉप बिजनेसमैन बनेगा। खाना आ गया। खाते खाते बातें चलती रहीं। भाई तियान, इन महीनों में आप क्या कर रहे थे। इविल गॉड सैक्रिफाइस के बारे में जानते हो। शियोंगांग ने पूछा। थोड़ी अंदर की बातें जानता हूँ। किन तियान ने कुछ सीक्रेट डिटेल्स बताई। तीनों सुनकर शॉक्ड भी थे और डरे भी। अच्छा हुआ वो उस वक्त सिल्वर ग्रे स्टार पर नहीं थे, वरना फंस जाते। उसके बाद मैं एल्फ स्टार गया, वहां भी काफी कुछ हुआ। किन तियान ने एल्फ स्टार के एक्सपीरियंस सुनाए। इविल गॉड के कर्ज की बात छोड़ दी, लेकिन एलन की कहानी बताई। डार्क एल्फ से लड़ाई, एल्फ किंग से दोस्ती और आखिर में डार्क नेस्ट को खत्म करने की कहानी सुनकर तीनों ऐसे एक्साइटेड थे जैसे कोई वॉर मूवी देख रहे हों। जब वो मजे की ट्रिप पर थे, तब भाई तियान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा था। लोगों के बीच फर्क ऐसे ही बनता है। फिर मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। किन तियान ने एक्सक्लूसिव एजेंसी बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन मुझे बिजनेस का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए चाहता हूं कि तुम लोग प्लानिंग में मेरी मदद करो। किन तियान ने शाओपांग की तरफ देखा। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे आंखों में बल्ब जल गए हों। अगली सुबह शाओपांग जोश में आकर किन तियान का हाथ पकड़ लिया। भाई तियान, ये काम मैं संभाल सकता हूँ। सब कुछ बेचने में मैं आपकी मदद करूंगा।
तेज नजर वाले बिजनेसमैन की तरह शाओपोंग ने एक सेकंड में इस कंपनी का खतरनाक कमर्शियल पोटेंशियल समझ लिया। सिर्फ एल्फ किंग के साथ रिश्ते की वैल्यू ही अरबों की थी, चाहे कंपनी ने एक भी प्रोडक्ट न बेचा हो। पूरी दुनिया में एल्व्स का मतलब होता है ब्यूटी और प्योरिटी। एल्फ से जुड़ी हर चीज का प्रीमियम बहुत हाई होता है। किन तियान के पास कई तरह की स्पिरिट मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट की एक्सक्लूसिव एजेंसी थी। अगर सप्लाई स्टेबल रही तो मार्केट में पागलपन मचना तय था। शाओपोंग बचपन से ही फैमिली बिजनेस में हाथ बटा रहा था। उसे पता था कि उनकी कंपनी सालों से किन दिक्कतों में फंसी हुई है। हाई एंड जड़ी बूटियां और बड़े क्लाइंट्स सब बड़े बिजनेस ग्रुप्स के कंट्रोल में थे। छोटी कंपनियों को बस लो एंड माल ही मिलता था। जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते, बड़े ग्रुप्स रास्ता रोक लेते। इसी वजह से वो स्कूल में अपने क्लासमेट्स को फैमिली प्रोडक्ट्स प्रमोट करता था ताकि नए कस्टमर मिल सके। थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ, लेकिन वो लेवल नहीं आया जिसकी उसे उम्मीद थी। लेकिन किन तियान की बात सुनकर उसे लगा जैसे अंधेरे में रोशनी दिख गई हो। एल्फ रेस की स्पिरिट मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट ये तो टॉप क्लास माल था, बिकने की कोई टेंशन ही नहीं। अगर उनका परिवार इसमें शामिल हो गया तो सीधे हाई एंड मार्केट खुल जाएगा। झू फैमिली इसी मौके से आगे छलांग लगा सकती थी। कौन सा बिजनेसमैन ज्यादा पैसा और बड़ा बिजनेस नहीं चाहता। यही वजह थी कि वो बिना फीस के बल्कि अपनी जेब से खर्च करके भी ये काम करना चाहता था। ठीक है, अगर तुम मदद कर सको तो बहुत अच्छा होगा। किन तियान हल्का सा मुस्कराया। मैं इसी में अटका हुआ था कि कीमत क्या रखूं और किसे बेचूं। तुम्हारा परिवार इसी लाइन में है, तुम्हें जरूर पता होगा। हाँ भाई तियान, आप बस नाम, असर और कुछ सैंपल दे दो। मैं अपने घर के प्रोफेशनल लोगों से इवैल्यूएशन करवा लूंगा। शाओपोंग और भी एक्साइटेड हो गया। एल्व्स का माल हमेशा महंगा बिकता है। पहले हम डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए बेचेंगे, ब्रांड बनते ही खुद सेल्स करेंगे। मैं गारंटी देता हूं सब हाथों हाथ बिकेगा। किन तियान ने सिर हिलाया। ठीक है, अभी कॉल करता हूं। माल तुम्हारे घर भेज दिया जाएगा। ग्रेट। भाई तियान, एड्रेस भेज देता हूं। मैं अभी घर जाकर वेट करता हूं। तुम लोग आराम से खाना खाओ। एड्रेस भेजते ही शाओपोंग भागता हुआ बाहर निकला और फ्लाइंग व्हीकल से सीधे घर चला गया। वो ये बड़ी खुशखबरी तुरंत अपने पिता को बताना चाहता था। कुछ ही देर बाद शाओपोंग को ऐसे भागते देख शियोंगांग और हुआंग शाओजिया एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इतनी एक्साइटमेंट जरूरी थी क्या? पहले खाना तो खा लो। किन तियान मुस्कराया। शाओपोंग को इतना इन्वॉल्व देखकर उसे भी अच्छा लगा। अगर वो सच में सेल्स चैनल खोल दे तो उसे मुनाफा देने में कोई दिक्कत नहीं थी। आसपास के लोग भी कमाएंगे तो उसका बिजनेस और मजबूत होगा। वहीं दूसरी तरफ क्या इतनी बड़ी गुड न्यूज। झू रनफू उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो शाओपोंग का ही बड़ा वर्जन लगता था। गोल चेहरा, छोटी आंखें, मोटा सा शरीर, देखने में पूरा फनी। लेकिन एक छोटे मेडिकल स्टोर को अरबों की कंपनी बनाने वाला इंसान बेवकूफ नहीं हो सकता था। उसने एक पल में इस मौके की वैल्यू समझ ली। डैड, भाई तियान ने हमें प्राइसिंग और कस्टमर ढूंढने की जिम्मेदारी दे दी है। हमारे लिए ये लाइफ में एक बार मिलने वाला मौका है। फोन पर शाओपोंग की आवाज कांप रही थी। माल अभी भेजा जा रहा है, आप गेट पर वेट करो, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। झू रनफू ने कपड़े बदले, फिर लगा ठीक नहीं है, दोबारा बदले और तेजी से बाहर आ गया। एक फ्लाइंग व्हीकल घर के सामने उतरा। शाओपोंग कूद कर नीचे आया। डैड, बस आने ही वाला है। कुछ मिनट बाद एक और फ्लाइंग व्हीकल ऊपर रुका। एक शख्स नीचे कूदा और आराम से जमीन पर उतरा। नमस्ते, मैं फेंग मोचुआन हूं। बॉस ने ये सामान आप दोनों के लिए भेजा है। उसने बॉक्स खोला। अलग अलग रंग की स्पिरिट मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट सलीके से रखे थे। ढक्कन खुलते ही खुशबू फैल गई। असली माल। झू रनफू की आंखें चमक उठी। वो खुद कंपनी का सबसे बड़ा एक्सपर्ट था। कुछ चीजें देखते ही समझ आ गया, इनकी कीमत लाखों में होगी। ये हर स्पिरिट फ्रूट और स्पिरिट मेडिसिन की इफेक्ट लिस्ट है। फेंग मोचुआन ने लिस्ट पकड़ाई। बॉस ने कहा है, अगर आप सेल्स चैनल खोल देते हैं तो कुल सेल्स का 5% आपको एजेंसी फीस के तौर पर मिलेगा। अरे नहीं, शाओपोंग ने तुरंत हाथ हिला दिया। मैं बस भाई तियान की मदद कर रहा हूं, पैसे का नहीं सोचा। फेंग मोचुआन हंसा। ये बॉस का ऑर्डर है, मना मत कीजिए। पिता और बेटे की जोड़ी को देखकर फेंग मोचुआन का मूड भी हल्का हो गया। वो खुद टेंशन में था कि माल कैसे बेचे। महंगा रखे तो कोई लेगा नहीं, सस्ता रखे तो घाटा। इसी चक्कर में नींद तक नहीं आ रही थी। अब ये सब टेंशन खत्म। सिक्योरिटी उसका काम था और वो उसी में बेस्ट था। पिता से नजर मिलाने के बाद शाओपोंग बोला, ठीक है, भाई तियान ने भरोसा किया है तो मैं पूरा दम लगाऊंगा। हाँ, तो फिर आप दोनों का शुक्रिया। फेंग मोचुआन हंसते हुए बोला, वैसे बता दूं, मैं हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स का लीडर हूं। टियर 5 9 स्टार स्पिरिचुअलिस्ट। आगे कोई दिक्कत हो तो सीधे मुझे कॉल कर सकते हो। क्या? मर्सनरी कॉर्प्स का लीडर।
टियर 5 9 स्टार। पिता और बेटा दोनों शॉक्ड थे। इतना बड़ा एक्सपर्ट और वो किन तियान को बॉस कहता है। इसका मतलब किन तियान का बैकग्राउंड सोच से भी बड़ा था। शॉक के बाद दोनों को जबरदस्त कॉन्फिडेंस महसूस हुआ। इतना स्ट्रॉन्ग गार्ड साथ हो तो डर किस बात का। एपिसोड 205, लालच और जब्ती। बॉस हुआंग, आजकल कहाँ से मोटा पैसा बना रहे हो? हाँ, कुछ बढ़िया माल हाथ लगा है, देखो इंटरेस्ट है या नहीं। ज्यादा सस्पेंस नहीं रखूंगा। एल्फ स्टार की स्पिरिचुअल मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट्स हैं। आराम रखो। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत करूंगा? ठीक है, फिर तुम्हारी गुड न्यूज का वेट करूंगा। हेलो बॉस झांग। झू रनफू ने एक के बाद एक कई कॉल लगाए। शुरू में सामने से आवाजें काफी ठंडी थीं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि एल्फ स्टार की स्पिरिचुअल मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट्स का स्टॉक है, सबका एटीट्यूड तुरंत बदल गया। झू रनफू की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसे पता था कि अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो झू फैमिली आखिरकार ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। कुछ देर बाद, ऐसी भी बात है, समझ गया। स्टडी रूम में लेंग युआनशान ने कॉल काट दी। उसकी आंखों में अजीब सी ठंडी चमक थी। डैड, क्या हुआ? लेंग पेंग ने अपने पिता का एक्सप्रेशन देखकर जिज्ञासा से पूछा। लेंग युआनशान ने शांति से कहा, एक छोटा सा व्यापारी है, न जाने कैसे उसके हाथ एल्फ स्टार की स्पिरिचुअल मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट्स की एक खेप लग गई है। अब वो हर तरफ कांटेक्ट कर रहा है अच्छे दाम की कोशिश में। एल्फ स्टार की स्पिरिचुअल मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट्स। लेंग पेंग की आंखें चमक उठी। डैड, एल्फ से जुड़ी हर चीज हाई प्रीमियम पर बिकती है, हमें भी घुसना चाहिए, पूरा माल खरीद लेते हैं। लेंग युआनशान ने उसे घूरकर देखा, आवाज में सख्ती आ गई। लगता है तुमने मेरी सिखाई बातें कभी सीरियसली नहीं सुनी। लेंग पेंग थोड़ा घबरा गया। डैड, आपका क्या मतलब है? लेंग युआनशान ने बेरुखी से कहा, तुम्हें क्या लगता है हमारा ग्रुप मार्केट को कैसे मोनोपोलाइज करता है? बिना जवाब का इंतजार किए वो खुद ही बोला, रूथलेस होकर। जैसे ही कोई कॉम्पिटिटर दिखे उसे तुरंत कुचल दो। बिजनेस में किसी को भी सरवाइव करने की जगह नहीं दी जाती। लेंग पेंग की आंखें फैल गईं। डैड, आप कहना चाहते हैं? लेंग युआनशान की नजर बर्फ जैसी ठंडी हो गई। एक मामूली जड़ी बूटी वाला बिना परमिशन मेरे इलाके में खेलना चाहता है। अगर रूल्स नहीं मानेगा तो ये हाथ बचाकर जाने की उम्मीद भी न रखे। वहीं दूसरी तरफ, बॉस हुआंग, आपने खुद आकर माल चेक किया? हाँ, देखा, मैं झूठ नहीं बोलता। बॉस झांग, आप एक्सपर्ट हो, ये बैच ठीक है ना? वेयर हाउस के अंदर झू रनफू कई बड़े बॉसों को स्पिरिट फ्रूट्स और स्पिरिचुअल मेडिसिन दिखा रहा था। 100 से ज्यादा बॉक्स खुले हुए थे। क्वांटिटी और क्वालिटी एक नजर में साफ दिख रही थी। थोड़ी दूरी पर खड़े होकर फेंग मोचवान ने पास में खड़े डिप्टी लीडर शूजे से मुस्कुराकर कहा, मानना पड़ेगा, बॉस की नजर कमाल की है। सिर्फ 2 दिन में इतने इंक्वायरी आ गए, ये माल आराम से बिक जाएगा। हाँ, बॉस झू के रेट के हिसाब से कम 100 मिलियन का बिजनेस है। शूजे की आंखों में जोश था। 100 मिलियन। हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स को इतना पैसा कमाने के लिए न जाने कितने जानलेवा मिशन करने पड़ते, लेकिन अब सिर्फ एल्फ स्टार से सिल्वर ग्रे स्टार तक माल पहुंचाना था। बेसिक फीस कटेगी और सीधा मोटा मुनाफा। ये किसी सपने जैसा था। फेंग मोचवान बोला, बॉस ने कहा है आगे से कंपनी के प्रॉफिट का 20% भाइयों की सैलरी में जाएगा, 10% ईयर एंड बोनस, बाकी कंपनी के डेवलपमेंट के लिए। ये सुनकर शूजे और भी एक्साइटेड हो गया। उसे पता था ये सिर्फ टेस्ट रन है। एक बार रेट फिक्स हो गए और मार्केट स्टेबल हो गया तो आगे लगातार शिपमेंट आएंगे। सालाना प्रॉफिट 10 बिलियन से ऊपर जाएगा और उन्हें सिर्फ सिक्योरिटी करनी थी, 30% का हिस्सा मिलेगा। इससे आसान और फायदेमंद काम दुनिया में हो ही नहीं सकता। बॉस कितना दरियादिल है। शूजे खुद को रोक नहीं पाया। मर्सनरी पैसा कमाने के लिए होते हैं, लेकिन अगर बिना जान जोखिम में डाले पैसा मिल जाए तो कौन बेवकूफ खतरनाक मिशन चुनेगा? सच में ऐसे बॉस के नीचे काम करना लॉटरी लगने जैसा है। फेंग मोचुआन ये बात दिल से महसूस कर रहा था। किंतियान ने उसे करोड़ों की सालाना सैलरी के साथ 3% प्रॉफिट शेयर भी दिया था। कंजर्वेटिव सोचें तो भी उसकी सालाना इनकम कई बिलियन पहुंच सकती थी। और सिर्फ पैसा ही नहीं, उसे सिल्वर लेवल नाइट डेमन ब्लड लाइन भी मिली थी। इस ब्लड लाइन के साथ 6ठे 7वें यहाँ तक कि 8वें टियर तक का रास्ता खुला था। पावर और फ्यूचर, वही उसकी असली चाहत थी। तभी अचानक एक ग्रुप जबरदस्ती अंदर घुस आया। झू रनफू कहाँ है? आगे खड़ा आदमी सिक्योरिटी ब्यूरो की यूनिफॉर्म में था। लंबा चौड़ा, आवाज में रौब। झू रनफू आगे बढ़ा। माहौल ठीक नहीं लग रहा था। दिल जरा धक से हुआ, लेकिन चेहरे पर स्माइल रखी। अरे कैप्टन ली, आज इधर कैसे आना हुआ? कैप्टन ली ने ठंडी हंसी हंसी, बातें मत बनाओ, हमें रिपोर्ट मिली है कि यहाँ स्मगल्ड माल है। डायरेक्टर ने मुझे चेक करने भेजा है। स्मगलिंग। झू रनफू का दिल डूब गया। सख्ती से देखें तो ये बैच सच में ग्रे एरिया में था। टैक्स सिस्टम अभी क्लियर नहीं था, लेकिन सीधे स्मगलिंग कहना भी ज्यादा था। कैप्टन ली ने बॉक्सों के पास घूमते हुए देखा।
चेहरा और सख्त हो गया। जैसा सोचा था, एल्फ का माल है। झू रनफू, क्या तुमने डिक्लेयर किया था? झू रनफू जल्दी से बोला, कैप्टन ली, वहां का सिस्टम अभी पूरा सेट नहीं है, लेकिन हमने ये बैच एल्फ से लीगल तरीके से खरीदा है। डिक्लेरेशन नहीं, मतलब स्मगलिंग। धड़ाम। कैप्टन ली ने एक बॉक्स जोर से बंद किया। सब उठाकर ले जाओ। हिम्मत कैसे हुई? वेयरहाउस के अंदर हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के लोग तुरंत आगे आ गए। स्पिरिचुअल एनर्जी उफान पर थी, चेहरे गुस्से से भरे थे। उन्हें अभी पता चला था कि इस डील से 20% सब में बटेगा। अब अगर कोई इस माल को हाथ लगाए तो जैसे उनका बटुआ छीन रहा हो। एक पल में भारी दबाव छा गया। कैप्टन ली और उसके लोग कांप उठे। आंखों में डर साफ दिखा। इतने छोटे वेयरहाउस में इतने सारे स्पिरिचुअलिस्ट, तुम क्या करना चाहते हो? एम्पायर के अफसर पर हमला और लॉ एनफोर्समेंट में रुकावट अंजाम सोच लिया है? कैप्टन ली का चेहरा पीला पड़ गया, फिर भी जोर से चिल्लाया, कैप्टन, कैप्टन। सबकी नजर फेंग मोचुआन पर चली गई। फेंग मोचुआन की आंखें सिकुड़ गईं। अचानक पूरा माहौल शांत हो गया। उन्हें ले जाने दो। ये सुनकर सब शॉक्ड रह गए। फेंग मोचुआन ने हाथ उठाकर इशारा किया। आंखों में ठंडक थी। कोई न कोई पीछे से ये सब खेल रहा था। वो देखना चाहता था असली खिलाड़ी कौन है। बिजनेस उसे शायद ना आता हो, लेकिन किसी को चुपचाप खत्म करना, उसमें वो माहिर था। मूव करो, कैप्टन ली ने दांत पीसते हुए कहा। उसके दिल में एक ही बात थी, अभी बच गए हो, लेकिन देखेंगे आगे छोटा सा मर्सनरी ग्रुप युआनशान ग्रुप के सामने क्या कर लेगा। इंतजार करो। एपिसोड 206, ब्लडथर्स्टी वाइन। बॉस लेंग, माल जब्त कर लिया गया है, लेकिन लोग नहीं पकड़े गए। डायरेक्टर हुआंग, क्या हुआ? हमने तो दोनों पकड़ने की बात की थी। झू ने मर्सनरी हायर किए हैं, सब स्पिरिचुअलिस्ट हैं। टकराव हो जाता तो मामला बिगड़ जाता, इसलिए फिलहाल लोगों को नहीं पकड़ा। लेकिन टेंशन मत लीजिए, झू रनफू ज्यादा दिन उन्हें पे नहीं कर पाएगा। जैसे ही मर्सनरी हटेंगे उसे अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, आपका शुक्रिया, इससे पूरा हर्ब मार्केट साफ होगा। हाँ, बॉस लेंग, आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। माल जल्द आपके पास भेज दूंगा। कॉल कटते ही लेंग युआनशान के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। निकम्मा, अपने इलाके में भी मर्सनरी से डर गया। उसकी असली दिलचस्पी माल में नहीं, झू रनफू में थी। वो जानना चाहता था ये एल्फ की सप्लाई किस चैनल से आ रही है। अगर ये लाइन हाथ लग जाए तो युआनशान ग्रुप की वैल्यू कई गुना बढ़ जाएगी। जब तक पकड़ेगा देर हो जाएगी। लेंग युआनशान ने एक नंबर मिलाया। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। झू रनफू और उसके बेटे को उठा लो। मर्सनरी आसपास न हो तब एक्शन लेना। यस बॉस। फोन कट गया। लेंग युआनशान की आंखों में कातिलाना चमक थी। कुछ लोग खुद को ज्यादा समझदार समझते हैं, नतीजा सिर से हाथ धो बैठते हैं। उधर दूर रेगिस्तान में अनंत रेत फैली हुई थी। सूने रेगिस्तान के बीच एक आदमी तलवार लिए खड़ा था। अगले ही पल उसने जमीन पर जोर दिया। सरपेंट थंडर थ्रस्ट। बैंगनी बिजली तलवार पर दौड़ गई। रेत पिघलने लगी। थंडर विंग फ्लाइट। बिजली के पंख फैल गए। आसमान कांप उठा। किंतियान की ताकत से पूरा इलाका थर्रा गया। रेत का तूफान थमते ही वो मुस्कुराया। सिल्वर लेवल टेक्निक सच में अलग ही लेवल की है। तभी उसकी कलाई पर ग्रीन वाइन हिली। जाओ। ब्लडथर्स्टी वाइन ने रेगिस्तान के कीड़े का खून चूस लिया। कुछ ही पलों में विशाल शरीर सूख कर कंकाल बन गया। अभी और खाना पड़ेगा। किंतियान हंसा। तभी उसका स्मार्ट बैंड बजा। ओल्ड मो, ठीक है, मैं तुरंत लौटता हूँ। कॉल कटते ही उसकी आंखों में ठंडी चमक लौट आई। एपिसोड 207, शैडो डिवीजन पर कब्जा। बॉस, बॉस। किंतियान कमरे में दाखिल हुआ। अंदर फेंग मोचुआन, शूजे और मर्सनरी कॉर्प्स के कई कोर मेंबर मौजूद थे। साथ में शियाओ पांग और उसके पिता भी थे। भैया तियान। शियाओ पांग खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अभी भी हल्का सा डर बाकी था। चोट तो नहीं लगी? किंतियान ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शियाओ पांग ने सिर हिलाया। नहीं, कोई इंजरी नहीं। किस्मत अच्छी थी, ये बड़े भाई टाइम पर आ गए, वरना पापा और मैं किडनैप हो जाते। ये सुनकर किंतियान ने शियाओपोंग के पिता झू रनफू की तरफ देखा। सच में बाप बेटा एक ही सांचे में ढले लगते थे। मिस्टर किन। झू रनफू ने हल्का सा झुककर सलाम किया। किंतियान उसके बेटे का क्लासमेट था, फिर भी वो जरा भी ढील नहीं दिखा रहा था। अंकल झू, इस बार मेरी वजह से आपको परेशानी में पड़ना पड़ा, सॉरी। किंतियान की आवाज में हल्की ग्लानि थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, झू रनफू ने जल्दी से कहा। कुछ लोग मेरी झू फैमिली को ऊपर जाते नहीं देखना चाहते। खुलकर और छुपकर दोनों तरह से दबाते रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि माल जब्त होने के बाद भी मेरे और मेरे बेटे को उठाने की कोशिश करेंगे। हद ही हो गई। हिम्मत तो बहुत है। किंतियान की आंखों में ठंडक चमकी। वेन फैमिली के गिरने के बाद पॉलिटिक्स से लेकर मिलिट्री तक हर जगह हलचल थी।
सब लोग संभल कर चल रहे थे। फिर भी कोई इतना बेधड़क होकर अरबपति बॉस को किडनैप करने की सोच रहा था। इसी बीच फेंग मोचुआन आगे झुका। बॉस, आज दोपहर जब सिक्योरिटी ब्यूरो ने माल उठाया, उससे पहले मैंने बॉक्स पर थोड़ा हाथ साफ किया था। माल ज्यादा देर ब्यूरो में नहीं रहा, चुपचाप एक बड़े वेयरहाउस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने चेक कराया, वो वेयरहाउस युआनशान ग्रुप का है। वही लोग पहले से बॉस झू के बिजनेस को दबा रहे थे, और जो लोग बॉस झू और उनके बेटे को उठाने आए थे वो टियर 4 स्पिरिचुअलिस्ट थे, काफी स्ट्रॉन्ग। मुझे पूरा शक है ये भी युआनशान ग्रुप का काम है। टियर 4 स्पिरिचुअलिस्ट? किन तियान की नजर गहरी हो गई। अब उसके लिए टियर 4 को मारना मुर्गी काटने जैसा था, लेकिन बैटलफील्ड के बाहर टियर 4 अपने आप में बड़ा नाम होता है। ईगल मिलिट्री एकेडमी का मार्शल इंस्ट्रक्टर भी बस टियर 4 ही था। किसी को किडनैप करने के लिए टियर 4 भेजना साफ दिखाता था कि पीछे बैठा इंसान कितना पावरफुल है। युआनशान ग्रुप पर शक और पक्का हो गया। ऊपर से चाहे किडनैप किसने भी कराया हो, स्पिरिचुअल मेडिसिन और स्पिरिट फ्रूट्स अब युआनशान ग्रुप के हाथ में थे। अगर गंदा खेलना है तो फिर ठीक है। ओल्ड मो, युआनशान ग्रुप के बाकी वेयरहाउस लोकेशन भी चेक करवा दो। यस, फेंग मोचुआन ने सिर हिलाया, फिर थोड़ा झिझकते हुए बोला, बॉस, हम लोग यहाँ नए हैं, सिल्वर ग्रे स्टार की पूरी जानकारी नहीं है, थोड़ा टाइम लग सकता है। किन तियान समझ गया। हरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स लड़ाई में बेस्ट था, लेकिन इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना अलग खेल था। उसके लिए लोकल नेटवर्क चाहिए। ठीक है, ये काम लीची को दे देते हैं। डार्क फॉरेस्ट के अंदर लीची आराम से जंगल के रास्ते पर चल रहा था। सूखे पत्ते उसके पैरों तले चटक रहे थे। अचानक चारों तरफ से दर्जन भर साये उभरे। सब काले कॉम्बैट सूट में, चेहरे ढके हुए, सिर्फ आंखें दिख रही थीं। लीची, सामने खड़े काले कपड़ों वाले ने भारी आवाज में कहा, मुझे पता था तुम लोग यहीं छुपे होगे। लीची के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वेन फैमिली के खत्म होने के बाद शैडो डिवीजन भी टूट गया था। शैडो मास्टर गायब, नीचे वाले या तो मारे गए या पकड़े गए, लेकिन छुपना उनकी बेसिक स्किल थी। कुछ लोग बिखर कर बच निकले। अब ध्यान कम हुआ तो उन्हें सांस लेने का मौका मिला। सिल्वर ग्रे स्टार लौटकर लीची ने अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने का सोचा, और शुरुआत शैडो डिवीजन से बेहतर कुछ नहीं थी। लीची, आखिरकार तुमने शैडो डिवीजन से गद्दारी कर दी। काले कपड़े वाले की आवाज में गुस्सा था। गद्दारी? मैंने बस उजाले की तरफ कदम रखा, लीची ने शांति से कहा। शैडो डिवीजन छोड़कर समझ आया वेन फैमिली हमें कितना सस्ता समझती थी। आज मैं तुम्हें नया ऑफर देने आया हूं। मेरे नए मास्टर के लिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी है। मेरे साथ चलो। ख्वाब देखना बंद करो। गद्दार, मरो। शब्द गिरते ही सब उस पर टूट पड़े। जहरीले खंजर चमक उठे। हा, मुझे पहले से पता था। लीची मुस्कराया। अब तुम्हें जगाने का टाइम है। नाइट डेमन विंग्स फैल गए। काली हवा फट पड़ी। धातु टकराने की आवाजें आईं। फिर सन्नाटा। कुछ देर बाद काली हवा छटी। लीची बीच में खड़ा था। होठों पर खून की लकीर थी। चारों तरफ सब लोग एक घुटने पर झुके हुए थे। मास्टर, लीची ने खून चाट लिया। दर्जन भर नाइट डेमन अपोस्टल मिल गए थे, सब शैडो डिवीजन के एलीट। अब उसका नेटवर्क खड़ा हो चुका था। तभी उसका स्मार्ट बैंड बजा। किन तियान ने पूरा मामला बताया। सुनते ही लीची की आंखें चमक उठीं। मास्टर, आधा दिन दीजिए, युआनशान ग्रुप को अंदर बाहर सब खोल दूंगा। ठीक है, न्यूज का वेट रहेगा। कॉल कटते ही लीची मुस्कराया। काम पर लगो। एपिसोड 208, वेयरहाउस की सफाई, यिन यांग स्पेस। निकम्मे, एक छोटे बॉस को भी हैंडल नहीं कर पाए। स्टडी रूम के अंदर लेंग युआनशान का गुस्सा फूट पड़ा। टेबल पर रखा कीमती पोर्सिलेन टूटते टूटते बचा। बॉस, मुझे नहीं पता था झू रनफू ने टियर 4 एक्सपर्ट हायर कर रखे हैं। शेन ये की हालत पतली थी। टियर 4 9 स्टार ताकत के साथ वो आमतौर पर किसी से नहीं डरता था, इसीलिए कहा था जब वो अकेला हो तब एक्शन लेना। लेंग युआनशान ने गुस्सा दबाते हुए कहा, अभी उसे मत छुओ। सिल्वर ग्रे स्टार छोड़ेगा नहीं तो देर सबेर हाथ आ जाएगा। लोग लगाओ। प्रोफेशनल। मर्सनरी को भनक भी न लगे। समझ गया बॉस। शेन ये निकल गया। कुछ देर बाद लेंग युआनशान ने दूसरा कॉल मिलाया। एल्फ स्टार की हर मूवमेंट की डिटेल चाहिए। कॉल कट गया। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड ची सच में कमाल है, फेंग मोचुआन ने रिपोर्ट देखकर कहा। लीची ने युआनशान ग्रुप का पूरा नक्शा खींच दिया था। वेयरहाउस, लोग, स्ट्रक्चर, सब कुछ। शेन यही किडनैप वाला था। अब बदला लेने का टाइम था। रात के सन्नाटे में आसमान में एक साया उभरा। नीचे वेयरहाउस जगमगा रहा था। किन तियान की आंखों से डार्क पर्पल लहरें निकली। आई ऑफ फियर। एक एक करके सब बेहोश होने लगे। वेयरहाउस का गेट खुला। वो अंदर पहुंचा। माल ढेर का ढेर था। स्पेस बैग छोटा पड़ रहा है। उसने पॉइंट्स झोंक दिए। यिन यांग स्पेस जाग उठा।
एक तरफ यिन स्पेस टाइम फ्रीज, दूसरी तरफ यांग स्पेस जिंदा चीजों के लिए। बढ़िया, एक झटके में पूरा वेयरहाउस साफ हो गया। फिर एक के बाद एक युआनशान ग्रुप के सारे अहम वेयरहाउस खाली कर दिए गए। अगली सुबह किन तियान रुका। ये तो बस शुरुआत थी। एपिसोड 209, निराशा, टूटन और अजीब पौधा। चटाक, चाय का कप उसके हाथ से फिसलकर नीचे गिरा और टुकड़ों में टूट गया। लिंग युआनशान का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसका शरीर कांपने लगा। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलो। बॉस, हमारे सारे मेजर वेयरहाउस खाली हो चुके हैं। फोन के दूसरे सिरे से आवाज आ रही थी, पूरी तरह घबराई हुई। उसी के साथ कई फोटो लिंग युआनशान के स्मार्ट डिवाइस पर भेजे गए। जैसे ही उसने खाली वेयरहाउस देखे, उसके पैरों से जान निकल गई। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, सिर घूमने लगा, जैसे अभी बेहोश हो जाएगा। डैड, डैड! लेंग पेंग ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लेंग युआनशान सिर से पांव तक ठंडा पड़ चुका था। साल का यही सबसे क्रिटिकल टाइम था जब युआनशान ग्रुप को पार्टनर्स तक माल डिलीवर करना था। अगर समय पर सप्लाई नहीं हुई तो सिर्फ इज्जत ही नहीं जाएगी, बल्कि भारी पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, और ये पेनल्टी सीधा युआनशान ग्रुप को दिवालिया कर सकती थी। डैड, प्लीज शांत हो जाइए, अभी पूरा ग्रुप आप पर डिपेंड कर रहा है। लेंग पेंग ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। भले ही उसे खुद लग रहा था कि आसमान सिर पर गिरने वाला है, लेकिन वो जानता था कि सबसे जरूरी काम है गायब माल को वापस लाना। लेंग पेंग की आवाज से लेंग युआनशान होश में आया। उसने गहरी सांसें लीं और फोन पर बोला, मैं अभी आ रहा हूं। अगली सुबह युआनशान ग्रुप के सबसे बड़े वेयरहाउस पहुंचते ही लेंग युआनशान सीधा सर्विलांस रूम गया। लेकिन जो उसने देखा वो उसकी सोच से भी बाहर था। पिछली रात सारे गार्ड्स और वर्कर्स एक साथ बेहोश हो गए थे। किसी ने वेयरहाउस में एंट्री नहीं की, फिर भी सारे बॉक्स गायब थे, जैसे कोई भूत आया हो और सब उठा ले गया हो। ये लेंग पेंग उसके बगल में खड़ा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? माल हवा में कैसे गायब हो गया? लेंग युआनशान की रूह कांप गई। जितना अजीब मामला था, उतना ही डरावना भी। आखिर युआनशान ग्रुप ने किससे दुश्मनी ले ली थी जो हमें पूरी तरह खत्म करना चाहता है? डैड, कहीं ये झू रनफू का बदला तो नहीं? अचानक लेंग पेंग को कुछ याद आया। उसने जल्दी से लेंग युआनशान का हाथ पकड़ लिया। झू रनफू? सिर्फ वही? लेंग युआनशान को यकीन नहीं हुआ। उसे नहीं लगता था कि झू रनफू के पास इतनी ताकत होगी कि वो ऐसा खौफनाक काम करवा सके। तभी उसकी घड़ी फिर से वाइब्रेट हुई। कॉलर का नाम देखते ही उसके दिल में बुरी फीलिंग उठी। बॉस, बुरी खबर है, हमारे वेयरहाउस लुटने की खबर फैल चुकी है। लेंग युआनशान का दिल जोर से धड़क उठा। उसी वक्त दर्जनों कॉल आने लगे, सारे बड़े पार्टनर्स के। खत्म, अब सच में सब खत्म हो गया। उसकी आंखों में सिर्फ निराशा बची थी। वहीं दूसरी तरफ, हा बॉस, आप तो कमाल हो। फेंग मोचुआन जोर से हंसा। ये मजा आ गया। लेंग युआनशान के लिए ये मौत से भी बदतर होगा। पास खड़े हुरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स के लोग और शियाओ पोंग के पिता पुत्र सब किन तियान को हैरानी और इज्जत से देख रहे थे। एक ही रात में युआनशान ग्रुप के सारे बड़े वेयरहाउस खाली हो गए थे। ये खबर पूरे इलाके में सनसनी बन चुकी थी, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि किन तियान ने ये सब अकेले कैसे कर दिखाया। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। किन तियान मुस्कराया। ये तो बस शुरुआत थी। पेनल्टी भरने के लिए युआनशान ग्रुप को अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी। ऑफिस बिल्डिंग, वेयरहाउस, प्लांटेशन, सब कुछ। अगर लिंगफेंग कंपनी ने ये सब ले लिया तो ये ऐसा होगा जैसे सांप हाथी को निगल जाए। वैसे लिंगफेंग कंपनी हुरिकेन मर्सनरी कॉर्प्स का नया रजिस्टर्ड नाम था। लीची, जल्दी से सही लोग ढूंढो, किन तियान ने आदेश दिया। यस, लीची ने भारी सिर हिलाया। रेगिस्तान के बीच किन तियान एक रेत के टीले पर खड़ा था। उसके हाथ में एक जेड बॉक्स अचानक प्रकट हुआ। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अंदर एक मुरझाया हुआ पौधा दिखा। न बेल जैसा न जड़ जैसा। ये उसे वेयरहाउस से मिला था। पहले उसने सोचा था कि ये भी बाकी जड़ी बूटियों जैसा ही है, लेकिन जैसे ही जेड बॉक्स को स्पिरिट स्पेस में डालने वाला था, अंदर से जबरदस्त विरोध की फीलिंग आई। किन तियान चौंका। उसने बॉक्स वापस निकाला और पौधे को ध्यान से देखा। उसने स्पिरिचुअल पावर से स्कैन किया, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, जैसे जानबूझकर छुप रहा हो। उसने दाएं हाथ से पौधे की जड़ पकड़ी। तुरंत एक अजीब ताकत बहने लगी। ये थी हरित वन सम्राट की शक्ति, जो पौधों की ग्रोथ और म्यूटेशन को बढ़ाती है। जैसे ही ये ताकत गई, पौधा जिंदा हो उठा। उसकी सतह पर गहरा बैंगनी उजाला फैल गया। किन तियान के दिमाग में एक अपनापन भरा एहसास आया। अगले ही पल पौधा अचानक फैल गया, सांप की तरह झपटा और किन तियान की कलाई पर लिपटी ब्लड थर्स्टी वाइन को काट लिया। टियर 3
स्पिरिट बीस्ट को खा जाने वाली ब्लड थर्स्टी वाइन पल भर में सूख गई, लेकिन पौधा अभी भी संतुष्ट नहीं था। इंटरेस्टिंग, किंतियान ने हथेली पर हल्का सा कट लगाया। आओ। पौधा खुशी से घुस गया और लालच से खून चूसने लगा। साथ ही किंतियान की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहने लगी। किंतियान का चेहरा बदला। ये पौधा उसकी सोच से कहीं ज्यादा लालची था। सेफ रहने के लिए उसने तुरंत एक एलिक्सिर निगल लिया। उसका ची और खून, स्पिरिचुअल एनर्जी और लाइफ पावर लगातार पौधे में जा रहे थे। पौधा बिना रुके सब सोखता रहा। किंतियान के होंठ हल्के सफेद पड़ गए, लेकिन वो नाराज नहीं हुआ। आज देख लेते हैं तुम कितना खा सकते हो। उसने दांत भींचे और एक कीमती वाइटैलिटी पिल खा ली। जैसे ही दवा असर में आई, जबरदस्त लाइफ फोर्स फूट पड़ी। पौधा और भी एक्साइटेड हो गया। काफी देर बाद अचानक नीला और बैंगनी उजाला फूट पड़ा। म्यूटेशन हो चुका था। एपिसोड 210, स्पिरिट निगलने वाली डेमन वाइन जिएला। धमाका, किंतियान के पैरों तले की गर्म रेत उबलने लगी। वो फौरन पीछे हटा। पौधा पागलों की तरह बढ़ने लगा। मुख्य तना विशाल अजगर जैसा सीधा खड़ा हो गया। 100 मीटर, फिर उससे भी आगे। मोटी बेलें रेत को चीरती हुई ऊपर उठीं। दर्जनों शाखाएं लोहे की जंजीरों की तरह चारों तरफ लहराईं। बेलों पर बिजली चमक रही थी। जहां बिजली गिरती, रेत शीशे में बदल जाती। काला जहर जैसा धुआं फैलने लगा। फिर पौधे का सिर खुला। एक विशाल भंवर बना। आसमान और जमीन की एनर्जी खिंचती चली आई। दूर के टीले टूटने लगे। आसमान के बादल फीके पड़ गए। जमीन फटने लगी। पूरा रेगिस्तान दहल उठा। किंतियान सैकड़ों मीटर पीछे हटा गया। ये आखिर है क्या? उसने तुरंत स्टारनेट चेक किया। जल्दी ही एक नाम सामने आया। स्पिरिट निगलने वाली डेमन वाइन। 1000 साल पहले गायब हो चुकी बेहद खतरनाक स्पिरिट प्लांट। ये हर तरह की एनर्जी निगल सकती थी और जरूरत पड़ने पर वापस दे भी सकती थी। अटैक और डिफेंस दोनों में टॉप लेवल। इतिहास में एक टियर 9 एक्सपर्ट ने इसे पाला था। उसने अकेले 10 टियर 8 दुश्मनों को रोका था। लगता है जैकपॉट लग गया। किंतियान मुस्कराया। कुछ देर बाद सारी एनर्जी खत्म हो गई। डेमन वाइन सिकुड़ती चली गई। आखिर में सिर्फ एक बेल बची, जो किंतियान की कलाई पर लिपट गई। बैंगनी पत्ती हल्के से धड़क रही थी। एक प्यारी सी आवाज उसके दिमाग में गूंजी, तुम ही हो स्पिरिट निगलने वाली डेमन वाइन? पत्ती हिली। नाम थोड़ा लंबा है। किंतियान हंसा। जिएला कैसा रहेगा? बेल खुशी से हिल गई। तो तय रहा। चलो, तुम्हें तुम्हारे नए साथी से मिलवाता हूं।